हेलो स्टूडेंट, आज का हमारे वीडियो जो होने वाला है वो एडजस्टमेंट के ऊपर होने वाला है। जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है और ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरा देखना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ट्रायल बैलेंस को एक्सप्लेन किया है। ट्रायल बैलेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइटम्स आते हैं, जो 60 आइटम्स मैंने एक्सप्लेन किए, मोस्ट प्रोबेबली वही हमेशा एग्जाम में आते हैं। अगर आपने उसकी तैयारी कर ली है, मेक श्योर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रायल बैलेंस की चीज़ें कहाँ जाती है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से एडजस्टमेंट जो है, जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबली जो हमेशा मैंने आज तक देखा है वो यही सारे एडजस्टमेंट होते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये 8 एडजस्टमेंट आ जाता है और मैंने जो पिछले वीडियो में 60 ट्रायल बैलेंस के आइटम्स बताए वो अगर आपको आ जाता है तो आपका फाइनल अकाउंट में आउट ऑफ आना कोई नहीं रोक सकता है। और आराम से ये इजीली है, आप आराम से देखना, ये समझ में आ जाएगा। आज का वीडियो भी काफ़ी छोटा होगा क्योंकि मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को कवर करूंगा और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं कि सबसे पहला एडजस्टमेंट कौन सा आता है। तो सबसे पहला अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो पहला जो एडजस्टमेंट है वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बहुत ही आसान है और हमेशा एग्जाम में पहला एडजस्टमेंट जो आपको दिखेगा वो क्लोजिंग स्टॉक का ही दिखेगा। ये हमेशा आता है, यानी ये जो है 100% आपको बोर्ड एग्जाम्स में दिखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट आपको पहला सबसे पहले यही दिया रहता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। देखिए, आपको ट्रायल बैलेंस में मैंने बताया कि एक ओपनिंग स्टॉक होता है। स्टॉक का मतलब इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में स्टॉक का मतलब होता है मटेरियल। स्टॉक का मतलब मटेरियल होता है। मटेरियल यानी जो कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, फिनिश गुड्स कन्वर्ट करने के लिए जो मटेरियल खरीदती है, जो रॉ मटेरियल खरीदती है, जिसको हम लोग कच्चा माल बोलते हैं, उसको खरीदती है। तो अभी सपोज कि बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को और बिजनेस खत्म होगा 31 मार्च को, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर उसमें प्रोडक्शन होते रहेगा, यानी गुड्स मैन्युफैक्चर होगा। अब गुड्स मैन्युफैक्चर होगा तो सीधी सी बात है कि गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या लगेगा? मटेरियल लगेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास पहले से मटेरियल हो जिसको हम लोग ये बिजनेस में, इस साल के बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यानी ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग। ओपनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक यानी मटेरियल। और लास्ट ईयर के मटेरियल जो हमारे पास थे उसको हम लोग ने करंट ईयर में यूज किया, करंट ईयर में लेके आए। मतलब लास्ट ईयर जो हमारे पास पिछले साल का, सपोज ये 2022 एंड 23 है, तो इसके पहले हमारा कौन सा ईयर होगा? 21 एंड 22। तो 21-22 में जब हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग किया होगा तो वहां पे हमारे पास ईयर एंड में कुछ मटेरियल्स बच गए होंगे जो हम लोग ने यूज नहीं किया होगा। उसको क्या किया हमने? करंट ईयर में इंट्रोड्यूस किया, यानी उससे हम लोग ने बिजनेस ओपन किया, यानी वो क्या हो गया था? ओपनिंग स्टॉक। अब बात करें हम लोग कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक के बारे में। यानी हमने क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारा मटेरियल खरीदा और उसको यूज करते 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 हमारा ईयर एंड आ गया और ईयर एंड में हम लोग ने उतना यूज नहीं कर पाया, ये हमारे पास बच गया, यानी हमारे पास है, यानी ये हमारे पास बच गया, यानी ये नेक्स्ट ईयर क्या होगा? यूज होगा। और जब नेक्स्ट ईयर यूज होगा तो हमारे पास अभी है ना, यानी है, इसका मतलब ये क्या है? हमारे पास एक तरह से असेट्स है। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले ये क्या है हमारा? असेट्स, यानी ये असेट साइड में लिखना है हमको बैलेंस शीट में। जब हम लोग फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस की चीजें एक ही जगह पे लिखते हैं और एडजस्टमेंट की चीजों को मिनिमम 2 जगह पे लिखते हैं। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो 4 जगह पे भी लिखते हैं, लेकिन वो आपको एडजस्टमेंट नहीं है, आपको मैक्सिमम 3 जगह पे हो सकता है, नहीं तो 2 जगह पे आपको एडजस्टमेंट के इफेक्ट दिखाने। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि हमारे पास अभी बच गया है, जो कि हमारे पास क्या है? असेट्स है, यानी हमारे पास बचा हुआ फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे? इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और बेच के कैश कन्वर्ट करेंगे, और जो भी चीज फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होगा वो क्या होगा? असेट्स होगा। इसके लिए हम लोग उसको कहां लिखेंगे? असेट साइड में, यानी हमारे पास बचा हुआ है तो असेट्स है। और ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल है ये बचता कहां पे है? ये हमारे पास बचता है फैक्ट्री में, यानी हमारे पास जो मटेरियल है उसके ऊपर काम कहां चल रहा होता है? फैक्ट्री में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है? फैक्ट्री अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट। तो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट में बच जाता है, तो हम क्या करेंगे? उसको ट्रेडिंग अकाउंट से लेके और नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से वो निकल रहा है, यानी करंट ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट से उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? फैक्ट्री से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? सेकेंड इफेक्ट जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्यों? क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है, क्योंकि गुड्स को हम लोग देख सकते हैं, मटेरियल को देख सकते हैं, तो मटेरियल क्या है? हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट
गोज आउट, यानी ये जो हमारा क्रेडिट साइड है क्यों है, क्योंकि फैक्ट्री अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास स्टॉक बच गया था, स्टॉक हम लोग ने क्या किया, शिफ्ट किया, गोडाउन में शिफ्ट किया होगा, तो ये क्या कर रहा है, फैक्ट्री से गोज आउट हो रहा है, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बहुत ही सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा एडजस्टमेंट आपको दिखेगा, और एडजस्टमेंट जब भी दिखे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, फैक्ट्री से जब बाहर जा रहा है तो क्या करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी चीज जाएगा वो क्रेडिट होगा और जो भी आएगा वो डेबिट होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट से वो जा रहा है, क्रेडिट साइड में आ गया। और दूसरा क्या है, हमारे पास वो असेट्स का काम करेगा, नेक्स्ट ईयर आने वाले टाइम पे हमेशा क्या हमारे लिए वो क्या है, असेट्स है, यानी वो कहां जाएगा, सेकंड इफेक्ट उसका असेट्स में जाएगा। इसमें भी चीजें होती है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में ना दो वैल्यू देगा, एक देगा कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों देगा, एक कॉस्ट वैल्यू होगा, एक मार्केट वैल्यू होगा। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, दो अमाउंट दिया रहेगा, कभी कभी होता है एडजस्टमेंट में कि आपको दो अमाउंट देगा, जैसे कि बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक जो कॉस्ट है वो 40,000 है, फॉर एग्जांपल 40,000 है, और मार्केट वैल्यू 50,000 है, तो आपको क्या लेना है, ऑलवेज, मैं यहां लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लेना, ऑलवेज लोअर, ओके, हमेशा आपको क्या लेना है, कम वाला लेना है। अगर कोई भी वैल्यू दिया है, चाहे मार्केट वैल्यू कम हो चाहे कॉस्ट वैल्यू कम हो, आपको हमेशा जो लोअर है, दो अमाउंट दिया रहेगा, दोनों नहीं लेना है, दोनों में से जो लोअर होगा वो लेना है, जो कम रहेगा वो लेना है, ओके। सो अगर सपोज कोई 50,000 और 60,000 दो अमाउंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक में, तो आपको कौन सा लेना है, लोअर वाला, यानी 50,000, ओके। ऑलवेज आपको लोअर लेना है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का लोअर होता है, ओके, हमेशा याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, पहला जाता है असेट साइड में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बिकॉज क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमारा क्या है, असेट्स है। और यहां पे दो वैल्यू दिया रहेगा, कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू, तो आपको कौन सा लेना है, ऑलवेज लोअर, जो भी कम रहेगा वो लेना है। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन 11th का बहुत ही आसान चैप्टर था। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है वियर एंड टियर ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स और असेट्स। अगर हम लोग ने असेट्स को टाइम टू टाइम यूज करते हैं तो यूज करते करते क्या होता है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। हम लोग बोलते हैं ना, सेकंड हैंड कार लेंगे, सेकंड हैंड बाइक लेंगे, सेकंड हैंड फर्नीचर लेंगे, मतलब क्यों, क्योंकि उसका पैसा कम देना पड़ता है। जैसे कोई 10 लाख की गाड़ी है और 10 लाख की गाड़ी को हम सेकंड हैंड में लेने जाएंगे तो हमको 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसे मिल सकता है। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग यूज करते हैं, यूज करते करते क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि हम लोग उसको यूज करें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, गिरते रहती है, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक मोबाइल लिया 10,000 का, और वो मोबाइल मैंने क्या किया, 1 ईयर चला के उसको सेल कर दिया, तो क्या वो 10,000 में बिकेगा? नहीं, क्योंकि वो क्या हो गया, अब वो जूना हो गया, सेकंड हैंड हो गया। तो जब मैंने उसको यूज किया तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू में कमी आ गई। 10,000 का मोबाइल था, जब मैं उसको बेचने जाऊंगा मार्केट में तो 5,000 में बिक सकता है, 6,000 में बिक सकता है। तो जो गैप आ रहा है, जो 4,000 का गैप आ रहा है सेल करने में, वही क्या है, डेप्रीशिएशन है। मतलब यानी हम लोग जब किसी भी असेट्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तक यूज करते रहते हैं, यूज करते करते उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है, वो जो रिडक्शन वैल्यू आ रही है वही क्या कहलाता है, डेप्रीशिएशन। यानी डेप्रीशिएशन एक तरह से कंपनी का क्या है, ये कंपनी का लॉस है, ओके। और लॉस आपको पता ही है, लॉस लिखने का हमने बनाया कॉलम प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी ये पहला इफेक्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये लॉस है। लॉस मतलब एक्सपेंसेस, लॉस ऑलवेज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद होगा आपको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी लॉस हो रहा है, लॉस क्या होता है, ऑलवेज, लॉस ऑलवेज डेबिट, यानी ये कहा जाएगा डेबिट साइड में। फर्स्ट इफेक्ट कहा जाएगा डेप्रीशिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और सेकेंड इफेक्ट इसका होता है, क्योंकि अब सपोज कोई फर्नीचर है, फर्नीचर हमारे पास 1 लाख का है और उसके ऊपर इस साल हमने जो फर्नीचर यूज किया तो उसका 10,000 वैल्यू कम हो गया, यानी हमारे पास जो फर्नीचर असेट्स में 1 लाख का दिख रहा था, वो ईयर खत्म होने के बाद वो 10,000 कम हो गया, यानी अब वो हमारे पास फर्नीचर कितने का हो गया, 90,000 का। यानी हमारा असेट्स कितने से कम हो गया, 10,000 से। यानी असेट्स कम हो रहा है, यानी हमको क्या करना है, जाके लेस करना है फ्रॉम जो भी असेट्स गिवन होगा, जिस असेट्स के ऊपर भी डेप्रीशिएशन बोलेगा उसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेस फ्रॉम पर्टिकुलर एसेट्स। एसेट साइड में जाएंगे और जो भी असेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन बोलेगा, हमारे पास बहुत सारे के असेट्स होते हैं, लेकिन जिस असेट्स के ऊपर डेप्रीशिएशन क्वेश्चन बोलेगा उसी पे हम लोग सब सॉल्व करेंगे। सपोज हमको डेप्रीशिएशन बोलता है कि 5% डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, तो 5% क्या करेंगे, मशीनरी का 5% कम हो गया, तो मशीनरी असेट्स में रहता है, वहां पे जाएंगे, मशीनरी का 5% कैलकुलेट करेंगे,
5% की वैल्यू गिर गई है तो मशीन से 5% माइनस कर देंगे और वो 5% जो हमारा लॉस है उस 5% को हम कहां दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। लॉस है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। मेक श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट होता है, असेट से माइनस और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। असेट से माइनस क्यों होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम लोग असेट्स को यूज करते हैं तो असेट्स की वैल्यू कम होती है। जब असेट्स की वैल्यू कम होगी तो असेट्स कम हो रहा है, यानी कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, लेस करते हैं। और क्योंकि हमारा लॉस है, लॉस कहां जाता है, लॉस बिलोंग्स टू डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि कोई भी खर्चा जो है, कोई जो हमारा एक्सपेंसेस है जिसको हमने पे नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग रखा है, इसको अगर हम लोग समझे तो इसको हम लोग बोलते हैं अनपेड। अनपेड बोलते हैं, अनपेड यानी पे नहीं किया है, पेड नहीं किया यानी आउटस्टैंडिंग हो गया। आउटस्टैंडिंग मतलब पे नहीं किया। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आता शुरू में, तो आपको समझना है आउटस्टैंडिंग यानी अनपेड, आपने पेड नहीं किया है, आपको पे करना था लेकिन आपने पे नहीं किया। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो गया, आपने जो एक्सपेंसेस देना था आपने नहीं दिया। एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपको 1 ईयर का रेंट देना था। आपका बिजनेस क्या चलता है, 12 मंथ पे चलता है, 12 मंथ पे आपका बिजनेस रन होता है और 12 मंथ का आपको रेंट देना था, लेकिन साल के लास्ट में आपने देखा कि आपने 8 मंथ का ही रेंट पे किया है, यानी आपको 12 मंथ का रेंट देना था, आपने 8 मंथ का रेंट दिया। सो 4 मंथ का रेंट क्या हो गया, आपका अनपेड हो गया, आपने नहीं दिया, यानी ये 4 मंथ का रेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग है। और क्योंकि रेंट आपका एक्सपेंसेस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। कितने मंथ का, जितने मंथ का आपने नहीं पे किया है। नहीं कितने मंथ का पे किया है, 4 मंथ का। तो सपोज 4 मंथ का जो भी रेंट बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा। यानी आपको देना था 1 ईयर का रेंट। जो भी हम लोग बिजनेस कैलकुलेट करते हैं, जो भी बिजनेस में हम लोग करते हैं, वो हमारा 1 ईयर का ही होता है। हमको 1 ईयर का ही दिखाना होता है प्रॉफिट और 1 ईयर का लॉस, यानी हमको 1 ईयर का ही एक्सपेंसेस दिखाना है, 1 ईयर का ही प्रॉफिट दिखाना है। सो अगर 12 मंथ का रेंट देना है, हमने 8 मंथ का ही रेंट दिया है, तो 4 मंथ का हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। सो हमारा एक्सपेंसेस 12 मंथ का दिखाना है। एक्सपेंसेस आप पे करो या मत करो, आपको दिखाना होता है एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में पूरे साल का। मतलब आपने पूरे साल का कितना खर्चा किया, आप पे करो या मत करो, लेकिन आपको पूरा दिखाना है 12 मंथ का। तो अगर आपने 8 महीने का पे किया है तो आपने लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में कि मैंने 8 मंथ का पे किया है, तो आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, 4 मंथ का। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इफेक्ट जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में और ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, और नहीं तो सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ, मतलब दूसरा कहाँ हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि दोनों जगह पे आपको क्या दिखता है, लॉस दिखता है। जैसे आउटस्टैंडिंग वेजेस के ऊपर बोल देगा तो वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर आपको सैलरी पे बोल देगा तो सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दोनों में से कहीं भी दिख सकता है। जिस भी चीज के ऊपर आपको आउटस्टैंडिंग बोले वो जहां आपने लिखा होगा ट्रायल बैलेंस की चीजों को जो मैंने बताया, वो जहां पे भी रहेगा वहां पे आपको जाके क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में जहां भी आप लिखे रहोगे वहां पे क्या करना है, आपको जाके ऐड करना है। मोस्ट हमेशा ये एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस कहां जाता है, डेबिट साइड में। तो डेबिट में ही हमेशा क्या होगा, ये ऐड होगा जिस भी चीज के ऊपर बोलेगा। जैसे कि आपको ट्रेड एक्सपेंसेस पे बोल दिया, कैरेज इनवर्ट पे बोल दिया, तो जो जहां लिखा है आप वहां पे जाके सीधा, कुछ दिमाग नहीं लगाना, जिस भी चीज के ऊपर आउटस्टैंडिंग बोला है आपने उसको जहां लिखा है उधर जाइए, आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करिए, आउटस्टैंडिंग ऐड करिए। जो भी आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट बोला रहता है, जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000, तो आपको क्या करना है, 2000 जाके सैलरी में ऐड करना है। और क्योंकि आपने 4 मंथ का रेंट नहीं दिया है, अभी आपने पे नहीं किया, फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। यानी मैंने आपको लायबिलिटी समझने के 2 तरीके बताए थे। एक तो कि फ्यूचर में अगर आपने पैसा देना है, मतलब अभी आपने नहीं दिया और फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। या जो भी चीज आपके टेंशन को बढ़ा देता है। देखो आपने 8 मंथ का रेंट दिया, आपको 12 मंथ का देना था, यानी 4 मंथ का रेंट नहीं दिया तो 4 मंथ का रेंट का टेंशन आ गया आपके ऊपर। तो जो भी चीज आपकी टेंशन को बढ़ा दे या जो भी चीज का आपको फ्यूचर में कैश देना है उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। तो ये कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड। तो 2 चीज हम लोग ने समझ लिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं अनपेड एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस पे
नहीं किया है तो करना होगा आपको, और बिजनेस हमेशा 1 ईयर का चलता है तो आपको 1 ईयर का टोटल एक्सपेंसेस दिखाना होता है, भले आप पे करो या मत करो। सपोज आपको 12 मंथ का रेंट देना था, आपने 2 मंथ का पे किया है, तो 10 मंथ का रेंट पे नहीं किया, तो 10 मंथ का रेंट आपको क्या करना है, उस एक्सपेंसेस में रेंट में ऐड करना है। यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग को पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस दिया उसमें जाके ऐड करना है। यहां पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में जाके क्या करना है, आपको ऐड करना है। जो भी एक्सपेंसेस रहेगा उसमें ऐड करना है। वो कहां दिखेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में। और दूसरा, क्योंकि आपके ऊपर लायबिलिटी बढ़ गया, बर्डन बढ़ गया, तो आपको दूसरा दिखाना है लायबिलिटी में। फोर्थ हमारा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड को हम लोग बोलते हैं एडवांस। हमेशा समझो, प्रीपेड को हम लोग बोलते हैं एडवांस। जैसे हमारा सिम कार्ड भी होता है, हमारा सिम कार्ड कैसा होता है, प्रीपेड होता है, यानी पहले हम रिचार्ज करते हैं फिर यूज करते हैं। बहुत लोग पोस्टपेड भी यूज करते होंगे। पोस्टपेड यानी पहले दे दो, पहले यूज कर लो और बाद में पेमेंट करो। लेकिन हम लोग कौन सा सिम कार्ड मोस्टली यूज करते हैं, मैं तो अपना प्रीपेड यूज करता हूं। तो प्रीपेड यानी आप पहले पैसा दो और बाद में यूज करो, यानी एडवांस में पहले ही आपको पैसा देना होता है। अगर आपको 1 मंथ का मोबाइल यूज करना है, रिचार्ज यूज करना है, तो आपको 1 मंथ का पहले ही रिचार्ज करना पड़ता है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग एडवांस में पेमेंट करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 12 मंथ का रेंट देना होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, 16 मंथ का रेंट दे देते हैं। अब बिजनेस क्या बोलता है कि मैं तो 12 मंथ का ही एक्सपेंसेस लिखूंगा, मुझे देखो बिजनेस हमेशा 12 मंथ पे ही चलता है। तो वो आप चाहे 4 साल का पे करो, 10 साल का पे करो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसको ये देखना है कि आपने 1 ईयर का पे किया है कि नहीं। 1 ईयर का पे किया आपने, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग जहां भी वो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या इनकम पे बोला रहेगा, वहां पे आपको 1 ईयर का ही दिखाना है। सपोज रेंट उसने 16 मंथ का पे किया है, 16 मंथ का पे किया, लेकिन करंट ईयर में बिजनेस 12 मंथ का ही है, तो आपको एक्सपेंसेस कितना हुआ करंट ईयर में, 12 मंथ का ही हुआ। 4 मंथ आपने एक्स्ट्रा पे किया, मतलब क्या किया, एडवांस में, यानी प्रीपेड किया है। तो 4 मंथ हमारा एडवांस में है, यानी हमारा टेंशन क्या हो गया, कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया। टेंशन कम हो गया, यानी हमारा हो गया असेट्स हो गया। सो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, जो भी रहेगा दिया हुआ कहीं भी, उसमें क्या करना है आपको, एक्सपेंसेस को क्या, उससे क्या करना है, लेस करना है। लेस क्यों करना है, क्योंकि 16 मंथ का पे किया, देखो कॉमन सेंस है, 16 मंथ का पे किया, हमको हमेशा किस पे आना है, अपने दिमाग में हमेशा आपको क्या रखना है, ऐसे एडजस्टमेंट में या कहीं भी आपको क्या रखना है, अपने दिमाग में 12 रखना है, हमेशा बेस 12 रखना है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 मंथ का पे, आपको हमेशा 12 पे जाना है। 8 बोल रहा है, 12 पे जाने के लिए क्या होगा, ऐड होगा। 12 पे जाना है, 16 बोल रहा है, माइनस करेंगे, क्योंकि 16 बोल रहा है तो माइनस करके 12 पे पहुंचेंगे, और 8 बोल रहा है तो प्लस करके 12 पे पहुंचेंगे। यानी हमको पहुंचना कहां पे, 12 पे। तो देखो आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, कम पे करता है तो हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। आपको याद रखना एकदम कॉमन सी बात है कि अगर ये 12 मंथ पे हमको पहुंचना है, 8 मंथ का पेड किया, बाकी नहीं पे किया, तो प्लस करके जाएंगे हम लोग 12 पे। और अगर 16 मंथ का पे किया, हमको 12 पे आना, तो माइनस करके आएंगे। यानी प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है। ओके, क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है, तो एडवांस में पे किया है तो हमारा टेंशन कम हो गया, तो हमारा क्या हो गया, वो असेट्स हो गया। तो दूसरा कहां जाएगा, असेट साइड में जाएगा। जो भी चीज आप एडवांस में देते हो किसी को, अगर आपने एडवांस में दिया हुआ है, तो आने वाले टाइम पे आपका क्या है, वो टेंशन कम कर दिया है, तो असेट साइड में जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। बैड डेब्ट्स के बारे में बात करें तो बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी जो है वो ऑलवेज, जो है आपको याद रखना है, वो ऑलवेज डेटर्स के ऊपर होता है। यानी जिन कस्टमर्स को आपने सामान क्रेडिट में बेचा है विदाउट एनी पेपर वर्क, आपने कोई पेपर वर्क नहीं किया, आपने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो विदाउट एग्रीमेंट जब आप सामान बेचते हो तो उसी के ऊपर बैड डेब्ट्स होता है। तो आपने कभी एग्रीमेंट बनाओगे तो एग्रीमेंट वाले जो सेल किया आपने क्रेडिट में, उसमें बैड डेब्ट्स कभी नहीं होगा, उस पर डिसऑनर होता है। ओके, तो बात हम लोग बैड डेब्ट्स की कर रहे हैं। यानी मैंने 10 कस्टमर को सामान क्रेडिट में बेचा, उसमें से एक कस्टमर सामान का पैसा नहीं दिया और वो क्या हुआ, वहां से रफू चक्कर हो गया, वो भाग गया, या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। तो बैंकरप्ट हो गया तो उसने मुझे पैसा नहीं दिया, जो पैसा वो मुझे देने वाला था। सपोज कोई कस्टमर है जो मुझे 10,000 देने वाला है और वो 9,000 दे दिया और 1,000 लेके भाग गया, या वो गरीब हो गया, नहीं दे पाएगा, इंसॉल्वेंट हो गया, तो ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। यानी हमारा पैसा डूब गया। बैड डेब्ट्स का मतलब डूब जाना। अब पैसा डूब गया तो क्या हुआ, हमारा लॉस हो गया। पैसा डूब गया तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो हमारा पहला इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। लॉस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के
डेबिट साइड में, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इधर ही आपको बताया था। ये देखो डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि लॉस था डेप्रिसिएशन। उसी तरह से बैड डेब्ट्स भी क्या है हमारा? लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देंगे इसको। ओके, और सेकंड इफेक्ट, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट तो मिनिमम होंगे। देखो इधर भी 2 इफेक्ट है, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2। ओके, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स हमारा क्या है? लॉस है, सो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और क्योंकि हमें डेटर्स कहाँ लिखते हैं? हम डेटर्स असेट्स में लिखते हैं, आपको पहले ही बताया मैंने। डेटर्स कहाँ लिखते हैं हम लोग? असेट्स में लिखते हैं। तो हमारा डेटर्स कम हो रहा है, अगर कस्टमर हमारे भागते जाएंगे तो हमारा डेटर्स क्या होगा? कम होते जाएगा, बिकॉज डेटर्स बिलोंग टू क्रेडिट कस्टमर, और क्रेडिट कस्टमर्स जैसे जैसे भागते रहेंगे, आपके पास से कस्टमर्स भागते रहेंगे तो क्या होगा? कस्टमर्स कम होते जाएंगे, और जब कस्टमर्स कम होंगे तो कस्टमर कम करना का मतलब क्या? माइनस करना, यानी डेटर्स आपका कम हो रहा है, यानी ये क्या होगा? लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम डेटर्स। और डेटर्स कहां जाता है? असेट्स में, तो मैं यहां लिख देता हूं असेट्स। ओके, सो डेटर्स से क्या करना है हमको? माइनस करना है, क्योंकि डेटर्स हमारा कम हो रहा है। और सेम हमारा आरडीडी भी है। आरडीडी, बच्चे लोग को आरडीडी बहुत तकलीफ में हो जाते हैं, तो मैं इसका तरीका बताऊंगा आपको, बहुत आसान। देखो बात करते हैं कि आरडीडी क्या होता है। आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो देखा करो आप सब। पिछला वीडियो भी लाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। सो आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कंपनी जब किसी को सामान सेल आउट करती है, किसी कस्टमर को सामान बेचती है, तो उनके दिल में कैसा होता है? डाउट रहता है कि ये पैसा लेके भाग सकता है, ये पैसा नहीं देगा, या ये फ्यूचर में कुछ पैसा देने में आनाकानी कर सकता है। तो जैसे इसको 1 लाख रुपए का सामान दिया, तो क्या पता इसने 10,000 रुपीज मुझे नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं देगा, मुझे डाउट है खाली, वो दे भी सकता है। जैसे हम किसी फ्रेंड को, ऐसे फ्रेंड को तो पैसा देने का नहीं, वो तो रिटर्न नहीं करते, लेकिन फ्रेंड को अगर आपने सपोज पैसा दिया तो आप ऐसा सोचते हो कि अरे यार वो नहीं देगा, तो वो नहीं देगा, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमेशा नहीं देगा, अगर वो नहीं देगा तो बैड डेब्ट्स हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसा डाउट है कि वो मेरा पैसा नहीं देगा, यानी आरडीडी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको डाउट है, फुल डाउट है कि आपका पैसा डूब सकता है, तो आपने क्या किया? पहले ही मान लिया इतना पैसा डूब सकता है। जैसे हम क्लास पढ़ाते तो क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उस बच्चे में से हम ऐसा पहले समझ लेते हैं कि कुछ बच्चे हमारा पैसा नहीं देंगे। जैसे 20 बच्चे पढ़ रहे एक बैच में, तो 20 बच्चे का फीस जो है उसमें से हम ऐसा समझते हैं कि एक बच्चे या 2 बच्चे का क्या होगा? फीस नहीं आएगा, यानी वो पैसा क्या होगा? बैड डेब्ट्स हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल बैड डेब्ट्स नहीं हुआ है, लेकिन हम मान के चल रहे कि हमारा क्या होगा? फ्यूचर में वो बैड डेब्ट्स हो सकता है। जो भी चीज फ्यूचर में बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग अभी नहीं हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरडीडी, यानी अभी पैसा हमारा डूबा नहीं है, हम सिर्फ मानते हैं कि पैसा डूब सकता है। ऐसे पैसे को हम लोग बोलते हैं अकाउंट के लैंग्वेज में आरडीडी, यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आपको डाउट है, आपको फुल डाउट है कि आपका पैसा डूब सकता है, डूबा नहीं है, डूब सकता है, तो आरडीडी। इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरबीडीडी। आरबीडीडी यानी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। आप बैड एंड डाउटफुल आप समझो, बैड डेब्ट्स यानी हमको डाउट है, इसको आरडीडी को ही बोलते हैं, आरबीडीडी यानी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमको क्या है? डाउट है, हमारा पैसा डूब सकता है। तो जब पैसा डूब सकता है, तो अभी जब हम लोग ने उसको क्या दिखा दिया? लॉस दिखा दिया। अभी इसी का एक पार्ट है, कभी कभी आपको क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ना कभी कभी ऐसा आरडीडी लिखा रहता है। ओके, तो वहां पे बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा आरडीडी दिया है, फिर एडजस्टमेंट में भी आरडीडी दिया है। तो याद रखो, जब हम लोग मानते हैं, जैसे सोचते हैं कि सपोज श्याम मेरा 10,000 रुपए लेके भाग सकता है, तो मैं क्या कर लिया? श्याम के नाम से आरडीडी मान लिया, लेकिन श्याम भागा नहीं अभी 10,000 लेके। अब सपोज श्याम भाग गया, लेकिन 10,000 लेके नहीं भागा, मैंने क्या 10,000 आरडीडी मान लिया था, लॉस भी दिखा दिया था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 10,000 लेके वो भागने वाला था, लेकिन वो भागा 5,000 लेके या 6,000 लेके, वो 6,000 लेके भाग गया। तो अब मैंने तो उस टाइम पे से 10,000 मान लिया था कि वो 10,000 लेके भागेगा, लेकिन वो भागा कितना लेके? 6,000, यानी कंपनी को एक्चुअल लॉस कितने का हुआ? 6,000 का, लेकिन कंपनी ने लॉस कितना माना था? 10,000 का, यानी कंपनी का 4,000 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहां जाता है? देखो लॉस डेबिट है, तो प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट होगा। इसके लिए हम लोग उसको एडजस्ट करने के लिए, ट्रायल बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले हमने 10 मान लिया था, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में वो 4,000 दिखा देंगे बाय आरडीडी, ताकि वो प्रॉफिट दिखा सके। तो ये सिंपल है, बहुत आसान है, आपको ज्यादा
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर आरडीडी क्रेडिट में आ गया तो क्या करूं, डेबिट में आ गया तो क्या करूं, एडजस्टमेंट में आ गया तो क्या करूं, कुछ नहीं, सिंपल है। आरडीडी का मतलब होता है पैसा लेके भाग जाना, अगर डेबिट में दिया है तो लॉस है, एडजस्टमेंट में दिया है तो मैंने बता ही दिया कैसे कैलकुलेट करना है, और क्रेडिट में दिया है तो समझ जाना वो इनकम का पार्ट है, यानी हमने माना था जितना डूब सकता है उससे कम डूबा, तो जो बच गया वो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, इसके लिए उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिखाए। तो समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ऑल गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट, यानी जितने भी क्वेश्चंस में गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएंगे सबको मैं इधर कवर करूंगा। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब जितने भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, यानी हमारा गुड्स से रिलेटेड कौन कौन सा एडजस्टमेंट हो सकता है, पहला हो सकता है गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स को पार्टनर ने ले लिया कंपनी से पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज जहां भी लिख के आए, जहां भी पर्सनल यूज आपको दिखता है क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर, अगर आपको दिखता है कि पार्टनर ने, ओनर ने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है गुड्स या कुछ भी, कैश भी, तो उसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉइंग। जब पार्टनर बिजनेस में कुछ भी देता है तो कैपिटल, और जब बिजनेस से कुछ भी प्राइवेट यूज के लिए लेगा, पर्सनल यूज के लिए लेगा, तो उसको ड्रॉइंग बोलेंगे। यानी गुड्स क्या हो गया, पार्टनर ने लिया। अब मैंने आपको बोला था एक कॉलम कौन सा, पार्टनर कैपिटल या करंट कॉलम, गुड्स कौन लिया, पार्टनर। अगर पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी नाम आता है, पार्टनर का नाम बीच में आ जाए, तो एक तो फिक्स है कि वो जाएगा पार्टनर कैपिटल में। मैं यहां लिखता हूं पार्टनर कैपिटल अकाउंट और डेबिट, क्योंकि ड्राइंग ऑलवेज बिलोंग्स टू डेबिट। ड्राइंग हमेशा कहां जाता है, डेबिट में। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट, याद रखना है आपको। और नहीं भी याद रखना है तो एक तरीका है, देखो एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होता है, दोनों साथ में डेबिट कभी नहीं होगा। ओके, आप पूछोगे सर देखो यहाँ पे तो हमारा असेट्स भी डेबिट है और ये तो डेबिट में जा रहा है। देखो असेट्स में जा नहीं रहा है, असेट्स से माइनस हो रहा है, हम असेट्स में लिख नहीं रहे, असेट्स को कम कर रहे हैं, यानी एक तरह से क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट है। सो गुड्स टेकन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में, क्योंकि वो लोग गुड्स ले रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, इनके पास आ रहा है, और ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होता है, आपको वो समझना है। और दूसरा इफेक्ट जाएगा उसका, कहां जाएगा दूसरा, गुड्स कहां बनता है, देखो गुड्स उसने ले लिया। अब गुड्स ऑफिस में तो बनता नहीं है, हम ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ऑफिस में गुड्स, ऑफिस में से जाके ले लिया। गुड्स ऑफिस में नहीं रहता है, गुड्स कहां रहता है, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री का अकाउंट कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट, यानी गुड्स कहां से जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट से। और मैंने बोला एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होता है, दोनों साथ में तो नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, क्रेडिट। वैसे भी समझना है कि गुड्स बन रहा है और गुड्स पार्टनर ने ले लिया फैक्ट्री से, तो गुड्स जा रहा है, रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी बिजनेस से जब पार्टनर गुड्स ले रहा है तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है और फैक्ट्री अकाउंट कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो गुड्स गया ना वहां से, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। और क्योंकि पार्टनर ले रहा है, और मैंने आपको बताया था पहले के वीडियोस में कि पार्टनर, अगर पार्टनर से रिलेटेड कहीं भी नाम आपको दिखता है पार्टनर है, तो आपको क्या करना है, पार्टनर कैपिटल में डालना है। और पार्टनर कैपिटल के कहां पे, डेबिट साइड में। डेबिट में क्यों, क्योंकि ड्राइंग है, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट। इसके बाद आ सकता है गुड्स डिस्ट्रॉय की बात कर सकता है, गुड्स लॉस की बात कर सकता है, गुड्स फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, फ्री सैंपल। ओके, तो ये सब आपको समझना है, सब मैं बता देता हूं। देखिए सब में एडजस्टमेंट एक कॉमन है, गुड्स के रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट आए तो पहला ये आपको याद रखना है कि गुड्स बनता है फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से क्रेडिट होगा, यानी फैक्ट्री से जाएगा। हमेशा आपको याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही जाएगा, क्योंकि गुड्स कहां बनता है, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से गया, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फैक्ट्री से गया। हमेशा याद रखना है कोई भी गुड्स का रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट रहे, चाहे वो गुड्स पार्टनर ले ले, चाहे वो गुड्स अपना डिस्ट्रॉय हो जाए या लॉस हो जाए या चोरी हो जाए या फ्री सैंपल में चले जाए, कहीं भी चले जाए, आपको क्या करना है, वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही दिखाना है। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि लॉस हो गया कंपनी का, तो लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये हमेशा याद रखना है आपको। ओके, इसमें एक और पार्ट आता है, जैसे मैं एक और पार्ट की बात कर लेता हूं, अंडरलाइन कर देते हैं। एक और चीज में आता है जैसे कि गुड्स लॉस बाय फायर, अगर फायर से गुड्स को लॉस होता है और कंपनी ने उस गुड्स का इंश्योरेंस करवा के रखा है, सपोज कि कंपनी का 10,000 का गुड्स में आग लग गया, लॉस हो गया बाय फायर, फायर से लॉस हो गया 10,000 का गुड्स, या चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय, कुछ भी हो गया, और कंपनी ने इस गुड्स का इंश्योरेंस करवाया था। इंश्योरेंस हम लोग करवाते हैं सेफ्टी के लिए, तो 10,000 का गुड्स तो गया, उसमें कुछ दोहराई नहीं है, तो यानी
गुड्स गया फैक्ट्री से, मैंने आपको क्या बोला, गुड्स रिलेटेड कुछ भी होगा पहला आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डालना है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गया 10,000, कंपनी ने इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला देखो भाई आपका 10,000 का लॉस है, हम गुड्स तो आपको लाके दे नहीं सकते क्योंकि वो आपका गुड्स था, चल गया। हम एक काम करते हैं, आपका ना आप क्लेम कर दो और हम आपके क्लेम का 6,000 आपको पे कर देंगे। मतलब 10,000 का गुड्स गया, लॉस हो गया, क्रेडिट साइड से गया, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है, हम आपको 10,000 रुपीज तो नहीं दे सकते, हम आपको 6,000 का हेल्प कर देंगे क्योंकि आपने इंश्योरेंस लिया था, प्रीमियम इतना पे किया है, तो 6,000 हम कवर अप करेंगे। अब 6,000 का क्लेम सेटल हो रहा है, तो यानी कंपनी का एक्चुअल लॉस कितना हो रहा है, 4,000 का, तो 4,000 का कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कितना जाएगा, ओनली 4,000। कब, जब इंश्योरेंस लिया रहेगा। क्वेश्चन आपको दो तरीके से बोलता है कि गुड्स लॉस बाय फायर, तो आपको लॉस में क्या करना, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कुछ नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि जो गुड्स लॉस हुआ है, गुड्स लॉस बाय इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर, यानी आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इंश्योर्ड गुड्स था वो और उसका लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट किया क्लेम, तो जब क्लेम एक्सेप्ट करने की बात करेगा तो अमाउंट उधर दिया रहेगा। वो अमाउंट आपको समझना है कि जितने का गुड्स लॉस हुआ, जो गुड्स जा रहा है जल गया, और जो इंश्योरेंस क्लेम दे रही है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमारा क्या है, लॉस है, वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और 10,000 का पूरा हमारा क्या, गुड्स फैक्ट्री से गया और 6,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी, अभी दी नहीं है। मैंने क्या बोला, जो भी चीज फ्यूचर में कैश में आता है, कैश में वो क्या होता है, असेट्स, यानी तीसरा इफेक्ट इसका कहां जाएगा, असेट्स में। 10,000 कहां जाएगा, गुड्स लॉस हो गया कितने का, 10,000 का, फैक्ट्री से गया 10,000 क्रेडिट में, लॉस कितने का हुआ, 4,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। और इंश्योरेंस कंपनी कितना देने वाली है हमको, 6,000, यानी इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम एक्सेप्ट हो गया 6,000 का, तो हमारा असेट्स हो गया क्योंकि फ्यूचर में हमको 6,000 मिलेगा। समझ में आ गया? मेक श्योर एक बार और देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और साथ में मैंने इधर आगे लिख दिया कि जैसे सैलरी भी पार्टनर लेता है, कमीशन भी पार्टनर से रिलेटेड है, तो क्या करना है, देखिए एक चीज तो फिक्स है कि पार्टनर से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो सबसे पहला नाम हमको क्या लिखना है, पार्टनर कैपिटल या करंट, जो भी आपने बनाया है एज पर क्वेश्चन, पार्टनर कैपिटल और करंट। क्योंकि क्या है, देखो कैपिटल है, सैलरी, कमीशन, ये सब पार्टनर को मिल रहा है कंपनी से, तो अगर पार्टनर को मिल रहा है तो कंपनी क्या करे, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब कंपनी एक अलग बिजनेस है और ओनर अलग है, ओनर अलग है और कंपनी अलग है, दोनों अलग अलग चलते हैं। यानी पार्टनर जो है वो अलग है, बिजनेस अलग है। तो बिजनेस क्या बोलती है, देख भाई पार्टनर, मैं तुझे क्या दे रहा हूं, मैं तुझे इंटरेस्ट दे रहा हूं, मैं तुझे क्या दे रहा हूं, सैलरी दे रहा हूं, मैं तुझे क्या दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, यानी मैं तुझे दे रहा हूं तो मेरा तो लॉस है और तेरा फायदा है, जो भी है तू देख, लेकिन मेरा तो लॉस है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस में कंपनी क्या बोल रही है कि मेरा क्या है, लॉस, और लॉस क्या होता है, डेबिट, लॉस बिलोंग्स टू डेबिट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में सॉरी। सो लॉस बिलोंग्स टू क्या होता है, डेबिट साइड। यानी आपको पार्टनर क्या दे रही है, कंपनी क्या दे रही है पार्टनर को, इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल के ऊपर, सैलरी के ऊपर, कमीशन के ऊपर, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि कंपनी का लॉस है। और मैंने आपको क्या बोला, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होता है, यानी पार्टनर कैपिटल करंट के कहा जाएगा, क्रेडिट में, कॉमन सेंस। ओके, और याद रखना इसकी भी बारे में मैं आपको बता दूं कि पार्टनर को बिजनेस से जो भी मिलता है, लेता नहीं है वो, मिलता है, मतलब जैसे ड्राइंग तो ले लिया उसने, बाद में उसको कंपनी को रिटर्न तो देना ही पड़ेगा। जो भी चीज पार्टनर का बिजनेस के अंदर हक बनता है, कमाता है वो, और वो बिजनेस उसको देगा, वो सब कुछ पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। याद रखना, फिर से देख लेना वीडियो चाहिए तो, कि जो भी चीज पार्टनर का बिजनेस के अंदर है और वो उसका है पार्टनर का, तो वो अगर पार्टनर का है और वो बिजनेस से उसको मिलेगा तो वो सब कुछ पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। ओके, और क्योंकि कंपनी उसको देगी, जैसे सैलरी पे पार्टनर का नाम है, कमीशन पे पार्टनर का नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, क्योंकि कंपनी का क्या है, लॉस है। और लास्ट वन आता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर, बहुत ही आसान है, बहुत सारे बच्चे लोगों को बहुत हार्ड हो जाता है ये। देखो बिल रिसीवेबल का मतलब लास्ट वीडियो में बताया, बिल रिसीवेबल का मतलब होता है कि जब आप किसी कस्टमर को क्रेडिट में सामान बेचते हो और उसके नाम से एग्रीमेंट कर लेते हो, एग्रीमेंट नहीं किया तो देखो बैड डेब्ट्स होता है, ये सब किसके ऊपर होता है, डेटर्स। विदाउट एग्रीमेंट वाला पैसा
आप कस्टमर को क्रेडिट में ऐसे ही दे देते हो बिना गारंटी के, तो डेटर्स होता है। लेकिन आपने एग्रीमेंट कर लिया है, गारंटी ले लिया है, सो वो क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, ये एग्रीमेंट के साथ बेचा है आपने और ये विदाउट एग्रीमेंट के साथ बेचा है। ओके, सो ये क्या हो गया, फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला था, लेकिन डिसऑनर का मतलब होता है कि अभी वो फिलहाल आपको पैसा नहीं मिलेगा। सामने वाले ने आपको जिस दिन का डेट दिया था पैसा देने का बिल के ऊपर लिख के, उस दिन आपका पैसा नहीं दिया। इसको और डिटेल में हम लोग अलग से एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपका। बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है कि फ्यूचर में आपको पैसा मिलने वाला था। डिसऑनर का मतलब नहीं मिला, जिस डेट पे मिलना था उस डेट पे नहीं मिला। इसका तो ये नहीं कि डूब गया आपका पैसा या लॉस हो गया। लॉस कब होगा, जब बैड डेब्ट्स होगा। मैंने आपको क्या बोला, इसके ऊपर कभी बैड डेब्ट्स नहीं होता है। बैड डेब्ट्स क्या होता है, डेटर्स के ऊपर। यानी ये विदाउट एग्रीमेंट वाला पैसा है, ये एग्रीमेंट वाला पैसा है। तो एग्रीमेंट वाले पैसे पे जब पैसा टाइम पे नहीं आता है तो पैसा डूबता नहीं है, वो डिसऑनर कहलाता है। डिसऑनर यानी अभी ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, टाइम पे पैसा नहीं मिला। यानी आप सोचे थे कि मेरा बिल रिसीवेबल 10,000 रुपीज है जो फ्यूचर में मुझे दो तारीख को मिलेगा, लेकिन 2 तारीख को उसमें से 2,000 नहीं मिला, यानी क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो क्या करेंगे, लेस कर देंगे फ्रॉम बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कहां जाता है, असेट्स में। तो बिल रिसीवेबल से क्या कर देंगे हम लोग, उसको लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि टाइम पे आपका पैसा नहीं आया। आपने सोचा कि चलो बिल रिसीवेबल मेरा 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया मुझे 2 तारीख को मिलने वाला है, और 2 तारीख को जैसे आप गए तो आपको 1 लाख मिलने वाला था, लेकिन आपका 80,000 आया, 20,000 सामने वाले ने नहीं दिया, यानी वो क्या हो गया, डिसऑनर। अब सामने वाले ने आपका नहीं दिया, इसका मतलब आपका बिल रिसीवेबल कम हो गया ना 20,000, और ड्यू डेट निकल गया। एक बार जो एग्रीमेंट का डेट निकल जाता है तो एग्रीमेंट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। जैसे कोई रेंट पे रहने के लिए जाता है तो 11 महीने की एग्रीमेंट करता है, और जैसे ही 11 महीना कंप्लीट हो जाता है तो ओनर उसको क्या बोलता है, चलो वापस से एग्रीमेंट करेंगे, वापस से एग्रीमेंट करेंगे। क्यों एग्रीमेंट वापस करना होता है, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट का डेट खत्म हो गया, और जब एक बार डेट खत्म हो जाता है तो उस एग्रीमेंट को एक आप रद्दी पेपर समझ सकते हैं, उसका कोई काम नहीं है। ओके, सो अगर 2 तारीख को सामने वाले ने बोला या 2 जनवरी को बोला कि मैं पैसा दूंगा, और 2 जनवरी को पैसा नहीं दिया, तो बिल तो कैंसिल हो गया, एग्रीमेंट खत्म, यानी एग्रीमेंट कैंसिल हो गया। वो तो एग्रीमेंट से हमारा पैसा क्या हो गया, कम हो गया, यानी हम लोग लेस करेंगे। और क्योंकि कंपनी में क्या हो गया, जो गारंटी था, मतलब ये हमारा एग्रीमेंट वाला पैसा था, अब तो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, तो एग्रीमेंट रहा ही नहीं, तो ये नॉर्मल पैसा बन गया। कौन सा बन गया, डेटर्स, विदाउट एग्रीमेंट वाला पैसा। देखो ये इसको समझो, ये विदाउट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट वाला पैसा है, और जब एग्रीमेंट वाला पैसा टाइम पे ना मिले तो विदाउट एग्रीमेंट वाला हो जाता है। विदाउट एग्रीमेंट कौन सा है, डेटर्स, यानी ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा किसमें, डेटर्स में। ओके, याद रखना है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो कभी भी तो बिल रिसीवेबल से माइनस हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि डिसऑनर मतलब नहीं आया तो कम कर दो। और क्योंकि बैड डेब्ट्स किस पे होता है, हमेशा डेटर्स पे, तो पहले उसको हम लोग शिफ्ट करेंगे किधर, डेटर्स के अंदर, और फिर अगर फ्यूचर में उसने पैसा नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बैड डेब्ट्स दिखा देंगे। लेकिन डायरेक्ट बैड डेब्ट्स नहीं दिखाते, पहले उसको डेटर्स में शिफ्ट करेंगे, और उसको, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट का पैसा नहीं दे रहा है तो पहले हम लोग उसको बोलेंगे ना बहुत बार कि हमारा पैसा दो पैसा दो पैसा दो, तो तब तक उधर रखेंगे हम लोग उसको। जब नहीं देगा एट अ टाइम तो हम लोग उसको बैड डेब्ट्स दिखा देंगे। ओके, तो मेक श्योर ये पूरा वीडियो आप लोग एक बार और देख लेना और इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत ही आसान है। क्लोजिंग स्टॉक, पहला एडजस्टमेंट आपको हमेशा दिखेगा, डेप्रीशिएशन हमेशा दिखेगा, 100% आएगा, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग वाला, प्रीपेड वाला 100% आता है, बैड डेब्ट्स आरडीडी तो 100% आएगा। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 एडजस्टमेंट में, ये इन दोनों में से शायद एक कोई पूछ ले, लेकिन 1 2 3 ये एडजस्टमेंट फिक्स है, और एक यहाँ समझो तो 4 एडजस्टमेंट तो आपको फिक्स है कि आना ही आना, गुड्स से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आना ही आना है। ओके, तो यानी यहाँ पे हो गया 5 एडजस्टमेंट, तो आपको कॉमन ही दिख रहा है जो हमेशा आपको पूछे जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि पूछ रहा है कि नहीं, लेकिन समझ के रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। और बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ये 6-8 एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बोर्ड पे दिया, ये अगर आपको अच्छे से आ गया, इसके पहले 60 आइटम्स मैंने आपको ट्रायल बैलेंस के बताया, वो अगर आपको आ गया तो ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि आपके दोस्त बोलेंगे कि कैसे सीखा, कहाँ से सीखा। ओके, तो इसको मेक श्योर देख लेना, और तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे और दूसरे वीडियो में, और वहाँ पे मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिकल। अब कुछ बचा नहीं इसमें बताने के लिए, तो अब सीधा हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको 2 में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला जो मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा उसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा उसमें हम लोग पार्टनर करंट अकाउंट बनाएंगे, यानी दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। पहला वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन का लाया, दूसरे में 60 आइटम्स एक्सप्लेन किया था ट्रायल बैलेंस के, तीसरे में मैंने एडजस्टमेंट एक्सप्लेन किया,
और चौथे में मैं आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इस तरह से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप ये चारों वीडियो देख लेना, आपको सारा का सारा फाइनल अकाउंट समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो नीचे कमेंट में डाल देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा या उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।